हूँ। और सर मैं लाइक लिटरली आई एम ट्रॉमेटाइज्ड, आई एम डिप्रेस्ड बिकॉज मेरी आई नो आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई होल प्रिपरेशन, मुझे पता है कि मेरी बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। बट पेपर मतलब मैं कहती हूँ कि पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लें और आज का पेपर उठा के देख लें, कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली मैं कहती हूँ इनको 3-4 टाइम्स मजीद मुश्किल। और मुश्किल को छोड़ दें, आप उसके अंदर सिलेबस की जो आपने सिलेबस का आउटलाइन दिया, आप सिलेबस तक लिमिट रहे, उन्होंने सिलेबस से बाहर भी चीज़ें दी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तलत अशरफ ज़िया। और आज की वीडियो ये बनाने का मकसद है कि हम लोग डिस्कस कर सकें कि नम्स का जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट किया गया है 1 सितंबर 2024 में, उसका एक रिव्यू और एक एनालिसिस। पेपर ऑनेस्टली मैंने अभी तक देखा नहीं है, ना ही अभी तक कहीं पे शेयर हुआ है, ना ही उसकी की अभी तक सामने आई है कि अभी कीज़ में कोई एरर तो नहीं है, एग्ज़ाम इटसेल्फ कैसा था। और अभी तक ऐसा मेरा ख्याल है कि सिर्फ बच्चों का एक्सपीरियंस हम तक जो है पहुंचा है। ना मैंने अभी खुद एग्ज़ाम को देखा है, ना हमजा भाई ने देखा है, ना ही किसी भी यूट्यूबर या किसी भी टीचर ने, किसी भी एकेडमी ने अभी तक देखा है कि एग्ज़ाम कैसा था। लेकिन अब बच्चों का जो रिव्यू हमें मिला है और बच्चों ने जो चीज़ें हमसे शेयर की हैं, तो ये वीडियो बनाना मैंने अर्जेंटली मुनासिब इसलिए समझा क्योंकि हम इसमें दो चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। एक तो वो बच्चे जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया और जिनका फ्यूचर इज़ एट स्टेक, एक तो हमने उनके लिए भी केस लड़ना है, लेकिन हमने केस उन लोगों के लिए भी लड़ना है जिन्होंने आने वाले सालों में इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होना है और जो बड़ी हाई होप्स लेकर इस फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं कि जी हमने डॉक्टर बनना है, हमने कैप्टन डॉक्टर बनना है, जी हमने CMH में जाना है, हमने आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो उस एग्ज़ाम और उस अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है वो होता है नम्स का एग्ज़ाम। अब नम्स का एग्ज़ाम जो आज कंडक्ट हुआ, उसके बाद से ही एक शोर जो है वो देखने को मिल रहा है और बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी आज जो है उनका ज़िंदगी का वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस था। अब बात यह कि इसको मैं कैटेगोरिकली लेके चलूँगा, वैसे ही रैंडमली बात करने का तो फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात कर ले तो जब आपने एग्ज़ाम देना होता है तो उस एग्ज़ाम के लिए जो है एक सिलेबस अनाउंस किया जाता है। और मैं ये भी चीज़ बता दूं कि ये मेरी वीडियो सिर्फ बच्चों ही नहीं, अगर तो नम्स का कोई अगर बंदा इस वीडियो को देख रहा है या उस तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो ये सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए। पहली बात ये है कि सिलेबस आउटलाइंस दी जाती हैं। अब या तो आप लोग कह दें कि जी सिलेबस को फॉलो नहीं होना, या तो एग्ज़ाम का कोई सिलेबस नहीं है, या आप लोग बता दें कि जी जब सिलेबस आपने दे दिया है तो फिर आपने उसको फॉलो करना है। ये कोई तरीका नहीं होता कि जी आपने सिलेबस दे दी और नीचे एंड पे एक छोटी सी लाइन लिख दी कि ये सिर्फ सिलेबस आउटलाइंस हैं, करनी है आपने पूरी बुक की और उसमें से कुछ भी आ सकता है। और फिर इसके बावजूद जब आपने ये मेंशन कर दिया और फिर आप उठा के आउट ऑफ सिलेबस सवाल दे दें, तो ये मेरी समझ से चीज़ बाहर है कि आप एक तो सिलेबस भी दे रहे हैं। भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी चीज़ के लिए सिलेबस दे रहे हो तो इसका मतलब ये है, किसी भी टेस्ट का सिलेबस जब दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस सिलेबस के अंदर से टेस्ट आना है। ये कुछ नहीं होता कि जी ये सिलेबस है लेकिन हाँ जी पूरी बुक भी कर लो ताकि कल को कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया तो आपके लिए डिफेंड करना बड़ा ईजी हो कि जी हमने तो बच्चों को ये कह दिया था। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि जी सिलेबस या तो दो मत, या अगर दे रहे हो तो तमीज़ में रहते हुए उस सिलेबस को फॉलो करो। अब हुआ क्या है कि बच्चों ने आज बताया कि जी उनको कोविड-19 के बारे में सवाल आए हुए हैं और जितनी मेरी नाकिस नॉलेज है, मेरा ख्याल है कि किसी बुक के अंदर या कहीं पर भी इनके सिलेबस में भी इवन कोविड-19 वाज़न्ट मेंशन्ड। तो एक तो ये बड़ा सेटबैक है कि जी एक तो आपने सिलेबस दिया फिर सिलेबस को फॉलो नहीं किया। बात ये नहीं है कि जी एक सिलेबस आपने जो है वो एक MCQ आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, बात यह है कि बच्चों का कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा एक MCQ के ऊपर। इसके अलावा बच्चों का मोराल कितना डाउन हुआ होगा उस MCQ को देकर के, यार ये सवाल कहाँ से आ गया, ये तो सिलेबस के अंदर था ही नहीं। और वो बच्चे जिन्होंने कल को जाके आपका एग्जाम देना और वो जो ड्रीम करें कि जी हमने डॉक्टर बनना है, MBBS करना है और जी बड़ा मेरिट के ऊपर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उनका क्या होगा? वो क्या सोचेंगे कि भाई हमारे साथ आज क्या हो गया। तो एक तो सिलेबस की धज्जियां उड़ा दी, फिर दूसरा ये कि एग्जाम जो है, जब कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ना तो उसके दो पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं। एक रिकॉल बेस्ड MCQs होते हैं और एक आपके MCQs होते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। जो रिकॉल MCQs होते हैं उनको रखने का मकसद ये होता है कि बच्चों का टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकें, उनका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन आज के जो MCQs थे उसके बारे में बताया गया कि जी
तकरीबन तमाम एमसीक्यूज जो थे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, वो एप्लीकेशन बेस्ड थे। बुक की लाइंस आई ही नहीं, बुक जो आपके होता है जो मेमोरी बेस्ड सवाल होते हैं वो आए ही नहीं। अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर आपने 150 एमसीक्यूज दिए हैं और उसके लिए एक लिमिटेड टाइम दी है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी बच्चा जो है वो सारी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज करने बैठ जाएगा और जी टाइम जो आपने दिया उसके अंदर वो एग्जाम को पूरा कर सकेगा। इवन हम जो अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स भी देते हैं एमबीबीएस के अंदर आकर, तो उसमें भी एक बैलेंस को मेंटेन किया जाता है कि जी सारे अगर एमसीक्यूज आप सिनेरियो बेस्ड देने लग जाएंगे तो या तो फिर आप उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा दें, और अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर इस तरह की हरकतें करने से गुरेज करें। आपने जब अपने सिलेबस आप देते हैं, जब आप पेपर पैटर्न बताते हैं, तो आप बताते हैं कि जी कुछ जो है वो रिकॉल बेस्ड एमसीक्यूज होंगे और कुछ जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, और एमडी कैट का जो है वो होता है 70% रिकॉल और 30% एप्लीकेशन बेस्ड, मेरा ख्याल है इस तरह से उनकी डिवीजन होती है। तो जब ऐसी डिवीजन अनाउंस की जाती है तो फिर इस तरह की ये हरकतें करना क्यों ज़रूरी है, क्यों बच्चों का मोरल डाउन करना और क्यों बच्चों को जो है अपने खाम में तंग कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज देख लें तो मेरा ख्याल है कि एक वाहिद वो सब्जेक्ट जिसमें सब बच्चों का कंसेंसस है कि जी वो रिलेटिवली ठीक था, दैट वाज फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में कहा गया कि जी फिजिक्स का पोर्शन वाज ओके एंड ओनली फिजिक्स का पोर्शन ही ओके था। इंग्लिश के बारे में आ जाएं, इंग्लिश के सबसे कम एमसीक्यूज होते हैं और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो वकैब बेस्ड सवाल होते हैं। वो होते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पे होगा, सेंटेंस कंप्लीशन पे होगा, स्पेलिंग के ऊपर वो सवाल होंगे। और अब आपने उठा के दे दिया कि पता नहीं कौन सी ट्रांजिटिव, और मुझे तो लाइक ऑनेस्टली मैंने भी एमडी कैट का एग्जाम दिया हुआ है, मैंने नम्स के एग्जाम्स भी देखे हुए हैं, मैंने पास पेपर्स भी किए हुए हैं। अलबत्ता मुझे एग्जाम को दिए 5 साल हो गए, लेकिन मुझे पता है कि किस तरह के सवाल किए जाते हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चों से। मैंने पास पेपर्स भी देखे हुए हैं, लेकिन ये हरकतें मेरी समझ से बाहर है कि आपने इंग्लिश का पोर्शन भी ये तो पता नहीं कौन कौन से रूल्स पूछ लिए और क्या क्या पूछने लग गए जिसका कोई किसी बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, या बहुत थोड़े बच्चों को आइडिया था जिसके बारे में मेजॉरिटी को पता ही नहीं है। भी आप टेस्ट क्या करना चाह रहे हो, आपने अंग्रेजी का टीचर उनको बनाना है, क्या बनाना है? इंग्लिश का पोर्शन डालने का मकसद होता है कि बच्चा इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, इंग्लिश में कोई बीए या उसकी जो है वो एमए नहीं होना चाहिए। तो एक तो इंग्लिश का पोर्शन बड़ा स्टूपिड किस्म का बना दिया, स्टूपिड रूल्स पूछ लिए। फिर केमिस्ट्री का पोर्शन वियर्ड किस्म के सवाल किए गए, अक्सर सवाल ऐसे किए गए जिनकी ऑप्शंस बड़ी अजीब सी थी। आयनाइजेशन एनर्जी वाले आ गए, ट्रेंड्स वाले आ गए, ऑप्शंस नहीं सही हैं, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट्स बड़ी वियर्ड किस्म की हैं, एम्बिगुअस किस्म की हैं। तो पता नहीं, जब आप एग्जाम बना रहे हो, एक अच्छे लेवल का एग्जाम बना रहे हो, नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होना है और काफ़ी काबिल बच्चों ने आपको एग्ज़ाम देना, तो ऐसी चीज़ें करने से तो मुझे नहीं समझ लगती कि क्या अचीव करना चाह रहे हैं। लेकिन बेड़ा गर्क आपने कर दिया बच्चों का, उनके टाइम का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके मोराल का बेड़ा गर्क कर दिया। केमिस्ट्री में भी ये हरकतें की। फिर आ जाते हैं बायोलॉजी के ऊपर, और बायोलॉजी के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि सत्यानाश ही कर दिया। बच्चे कह रहे हैं कि जी हमारे साथ स्कैम कर दिया। हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन था, और हम भी जब अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं तो हम यही कहते हैं कि यार बायोलॉजी का पोर्शन जो है ना वो टाइम सेविंग पोर्शन होता है, सबसे पहले आपने वो करना है ताकि आपका टाइम इसमें से बचे और फिर आप जो है बाद में बाकी पोर्शंस के ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकें। बायोलॉजी का पोर्शन बकौल बच्चों के सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, इंतहाई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल, इंतहाई एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, बुक के से भी बाहर, सिलेबस से भी बाहर, और पता नहीं जनरल नॉलेज बेस्ड के जी कोविड-19 में सैनिटाइजर यूज़ होता है तो सैनिटाइजर का क्या काम होता है। बात मेरी समझ से बाहर है कि पता नहीं क्या सोच के पेपर बनाया गया, किसने पेपर बनाया, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था बच्चों से। अगर उनकी धज्जियां ही उड़ानी थी तो पहले ही बता देते कि भाई आप लोगों के साथ जो है ना बड़ी भैड़ी होने वाली है, तो आप ये एग्जाम जो है ना ही दें। तो एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद रॉन्ग एमसीक्यूज, स्टेटमेंट्स बड़ी एम्बिगुअस होना, समझ ना आना, आंसर कीज में एम्बिगुइटी होना, समझ ना आना। और वो मैं कोशिश करूंगा कि एक दो जो है वो यहाँ पे शो भी करूं, जो बच्चे कह रहे हैं कि पता नहीं क्या उठा के इन्होंने हमें दे दिया। अब बात ये आती है कि जी पास्ट पेपर्स जी बच्चे करते हैं ये सोच के कि जी पास्ट पेपर्स करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि जी एग्जाम में एमसीक्यूज किस किस्म के आते हैं, और जी पास्ट पेपर्स करेंगे हमें आइडिया हो जाएगा कि जी पेपर में सवाल कैसे आएंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि जी पेपर हमने जब अटैम्प्ट करने जाना है तो हम उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब मसला ये है कि जी पास्ट पेपर्स बच्चे कह रहे हैं कि अगर आप पिछले 10 साल के भी जो है अगर निकाल के देख लेना तो एक भी एमसीक्यू जो है उसमें से नहीं आया। एमसीक्यू ना आना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं भी बच्चों को यही कहता हूँ कि जी एमसीक्यू आ जाता है बाहर से, पास्ट पेपर्स में से आना कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन किया जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मेंटेन किया जाता है। आपने पास्ट पेपर्स आज से पहले बच्चे कहते हैं हमने पिछले साल का भी एग्जाम दिया था जो रिपीटर्स है, बड़ा आसान था, इस साल का एग्जाम दिया तो हमारे होश ही उड़ गए कि यार ये क्या उठा के दे दिया है। तो पास्ट पेपर्स जो अगर आपने
पहले एक किस्म का पैटर्न फॉलो किया, आपने डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन किया, आपने टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मेंटेन किया, अब उठा के आपने डिफ़िकल्टी लेवल को मॉडरेट से वेरी डिफ़िकल्ट पे ले गए। सवाल आपने जहाँ पे बुक बेस्ड और आपने कॉन्सेप्चुअल किए थे, आपने सारी कॉन्सेप्चुअल कर दी और बच्चों का मोराल जो है वो ज़ीरो पे ले आए आप। तो बच्चे आके हमें कह रहे हैं कि जी हमारी तैयारी बड़ी अच्छी थी, हम डिप्रेस्ड भी नहीं थे, हम तो इसको एज ए प्रैक्टिस एग्जाम देना जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक स्टोरी लगा दी कि जी अगर कोई अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ कर दे, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि एग्जाम कैसे, क्योंकि अभी तक एग्जाम कहीं पे अपलोड नहीं हुआ, ना ही अभी तक उसकी की आई है। और मैं हैरान हो गया और मैं मजबूर हो गया कि यार मैं वीडियो बना दूँ ताकि अल्लाह करे किसी तरह नम्स वालों तक पहुंच जाए। इस दफ़ा जो गलत MCQs हैं और जो 2 नंबरियां की हैं उस पर भी थोड़ा गौर करें और आने वाले सालों में भी बच्चों पर रहम करें और इस तरह की जो 2 नंबरियां उनसे गुरेज करें। अब मसला क्या है कि एग्ज़ाम आपने बना दिया, बहुत से बच्चों का ख्वाब होता है कैप्टन डॉक्टर बनना और वो चाहते हैं कि जी CMH या आर्मी मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ें, जबकि कुछ जो बच्चे हैं वो इसलिए देते हैं कि उनको आइडिया हो जाए कि जी एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा होता है, वो देख सके कि उनकी तैयारी कहाँ पे स्टैंड करी, उन्होंने कल को MD कैट जब देना चाहे वो UHS का देना या कोई और देना तो उनको पता चल जाए कि जी क्या बात है सारी। लेकिन जब आप इस तरह का एग्जाम बना देते हैं, बच्चों का मोराल आपने डाउन कर दिया, बच्चे तो चलो फिर भी समझ जाएंगे कि यार एग्जाम डिफिकल्ट था, आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा था वैसा था। बच्चों के पेरेंट्स का तो सोचे ना, बच्चों के पेरेंट्स पूछेंगे कि मेरे बेटे आप 2-3 माह से तैयारी कर रहे हो तो ये एंड पे एग्जाम में आपको क्या हो गया था, आपके MCQs इतने गलत क्यों हो गए हैं, आप इतना पैनिक क्यों कर गए थे। पेरेंट्स को बंदा क्या जवाब देगा। मुझे बच्चे मैसेज करें जी हम डिप्रेस हो गए हैं, हम ये जर्नी छोड़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम डॉक्टर बने, हम कुछ और कर लेंगे, हमने ये करना है वो करना है। लेकिन मैं बीइंग अ मेंटर, मेरी तो कोशिश है कि मैं बच्चों को मोटिवेट करूं और बताऊं कि जी ये जर्नी अगर एग्जाम आपका डिफिकल्ट आया, ऑब्वियसली बंदा डिमोरलाइज होता है और आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बच्चों का कंसर्न भी तो देखें ना, बच्चों का कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है कि भाई ये जो हरकत हमारे साथ हो गई है, इसके बाद आप खुद बताएं कि जी अब हम क्या करें। तो ये बात हो गई। अब एक छोटा सा और भी एक सवालिया निशान है। हम लोग नम्स का पेपर जो है वो इसलिए भी बच्चे देते हैं, उसको पास पेपर्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को जो है वो एग्ज़ाम उसका देना चाहते हैं और उसमें कहा जाता है कि वो नम्स के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं और नम्स से बड़ा सिमिलर उनका एग्ज़ाम आता है। तो बच्चे अब ये भी परेशान है कि जी अगर नम्स का इतना डिफिकल्ट टेस्ट आया है तो फिर उसका क्या होगा। तो ये एक अजीब सी है, यानी जो हिसाब किताब कि जब हमने पोल भी कंडक्ट करवाया, कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि इजी है। मुझे नहीं पता कि वो बच्चे शुगर लगा रहे थे कि वाकई उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, कुछ ने मॉडरेट भी कहा, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं उन्होंने यही कहा कि जी डिफिकल्ट था, वेरी डिफिकल्ट था। खैर अभी जब एग्जाम आपका पेपर आएगा, जब की आएगी और जब रिजल्ट आएगा ऑफिशियल, तो हमें लाइक आइडिया हो जाएगा कि यार वाकई क्या एग्जाम डिफिकल्ट था या बच्चे थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर्ड थे या फिर उन्होंने कोई ग्रेस मार्क्स दिए या नहीं दिए, ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है वो कैसा रहा है। तो ये हमें आइडिया तो इवेंचुअली हो जाएगा। लेकिन बच्चों का जो कंसर्न था, मुझे था कि चलो मैं एक वीडियो बना के बच्चों का कंसर्न एड्रेस करूं, आने वाले बच्चों के लिए भी एक मैसेज छोड़ दूं और अगर नम्स वाले ये वीडियो देखें तो उनको भी आइडिया हो जाए कि भी क्या है। हाउएवर वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए एक फाइनल छोटा सा मैसेज ये है कि मेजॉरिटी ऑफ यू आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था कि जी चलो हम लोग अपनी प्रेपरेशन को देख लें, हमें आइडिया हो जाएगा कि जी जो एग्ज़ाम हम जब देने जाते हैं तो वो कैसा माहौल होता है, हमें सेटिंग का आइडिया हो जाए। और हमें पॉजिटिव्स ये लेना चाहिए कि चलो यार हम एग्ज़ाम देने गए, हमें एग्ज़ाम के माहौल का आइडिया हो गया, हमें आइडिया हो गया कि एग्ज़ाम किस एनवायरनमेंट में कंडक्ट करता है, कि एक्सपीरियंस हो गया, तो आगे कल को यार जब मैं एग्ज़ाम पहली दफ़ा देने चाह रहा हूँ तो बिल्कुल बौखला ही ना जाऊँ और मैं परेशान ना हो जाऊँ। मुझे पता हो कि यार मेरे पास कितना टाइम होगा, मैंने टाइम को कैसे मैनेज करना है, मैंने कौन सी चीज़ें लेके जानी है, सेंटर में कब पहुंचना है, क्या क्या सारे उसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो ये वाला जो है ना सारा इशू, ये एक है कि चलें हम इससे कुछ पॉजिटिव्स ले लें और ये कि जी अभी आपकी जर्नी डजंट एंड हेयर, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आपके पास जो MD कैट का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी को मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं, उसको मज़ीद अच्छा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जी अगर आप उसकी तैयारी जो है कोशिश करें कि मज़ीद बेहतर करें तो आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म करें। और ये जो नम्स वाला सेटबैक है, कोशिश करें कि इससे पॉजिटिव्स लें। आई नो डिफ़िकल्ट है बीइंग अ स्टूडेंट इससे पॉजिटिव्स लेना, लेकिन हम वही बात है कि कोशिश तो कर ही सकते हैं कि यार इससे पॉजिटिव्स को ही ले लें। और यही है कि कल को जब एग्जाम हमारा एक बड़ा एग्जाम रहता है, क्योंकि जो नम्स वाले कॉलेजेस हैं एक उनकी फीस ज़्यादा होती है, फिर ज़्यादा बच्चे जाते भी नहीं है आर्मी मेडिकल कॉलेज में, CMH में 10 लाख तो मिनिमम फीस है उनके, इवन गवर्नमेंट कॉलेज की भी। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को आप समझें कि जी इट वॉज अ
प्रैक्टिस एग्जाम आपने दिया, एक आप समझ लो मॉक एग्जाम दे दिया आपने एमडी कैट का, लेकिन आपका असली एग्जाम अभी रहता है। आप देखेंगे जी आपकी कुछ गलतियां जो आपने की हैं वो क्या गलतियां की हैं, कहाँ पे मजीद इंप्रूव किया जा सकता है। आपको आइडिया हुआ होगा कि जी एग्जाम का माहौल कैसा होता है, आपको बबल्स फिल करने में मसला तो नहीं हुआ, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके डेफिशिएंट हैं, कौन से टॉपिक्स आपके डेफिशिएंट हैं, और कैसे थोड़ा बहुत कोशिश करें कि मोराल को बिल्कुल जीरो ना करें। बेशक आज का दिन रेस्ट ले लें, ना पढ़ें, लेकिन डोंट कंसिडर कि जी ये सेटबैक हो गया तो जी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम बाकी है जिसके लिए जो मेजरली आप लोग स्ट्रगल करते हैं और जिसके लिए आप मेजरली पढ़ते हैं। स्टिल द डोर्स आरंट क्लोज्ड। आप अभी भी, वही बात है कि अगर आप इसके बाद थक हार के बैठ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आपकी जर्नी वाकई एंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी हमें इससे पॉजिटिव्स लेने चाहिए एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड वी स्टिल हैव एन एग्जाम आफ्टर 22 डेज, तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पॉजिटिव्स लेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। आज का दिन बेशक रेस्ट कर ले, लेकिन कल से एक मजीद जज्बे के साथ टू प्रूव द एग्जामिनिंग जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है उनको आपने रॉन्ग प्रूव करना है, आपने पीएमडीसी को रॉन्ग प्रूव करना है, आपने रॉन्ग प्रूव करना है उन तमाम लोगों को जो आप पे डाउट करें कि यार नम्स के एग्जाम में इससे नहीं हो पाए तो ये एमडी कैट में क्या करेगा। आपने उन सबका मुंह बंद करवाना है और आपने उनको गलत प्रूव करना है एंड इंशाल्लाह यू गाइज विल डू इट। आप लोगों में से ही टॉपर्स निकलेंगे, आप लोगों में से ही केमकोलियंस निकलेंगे, इकबालियंस निकलेंगे, सिम्सोनियंस निकलेंगे और आप लोग ही इंशाल्लाह जो है अपना ड्रीम जो अचीव करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। एंड अबव ऑल पेपर वाज लिटरली वेरी लेंथी क्योंकि मतलब पेपर जो है ना वो पहले बायो के पोर्शन में इतना टाइम लग गया और फिर केमिस्ट्री इतनी टाइम टेकिंग, फिर फिजिक्स इतनी टाइम टेकिंग। ओवरऑल ये था कि बायो भी बहुत टाइम टेकिंग थी और बायो वाज नॉट इजी क्योंकि नॉर्मली बायो पे आधा घंटा और 35-40 मिनट्स आर एनफ, लेकिन वो बायो ही इतना टाइम लगी। और उसके बाद फिर जब मैं केमिस्ट्री पे आई, केमिस्ट्री मुझे अपनी जान में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था केमिस्ट्री में था कि केमिस्ट्री मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड पोस्ट पोर्शन में जब मैं आई थी ना तो मैं कि यार ये तो मैंने कर लेना ना, बहुत आसानी से। बट केमिस्ट्री का उन्होंने पता नहीं किस तरह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने पता नहीं किस तरह की बनाई थी कि वो सॉल्व नहीं हो रही थी। और वो इस तरह की आपको एक एमसीक्यू खोल के ना चेक करना पड़ेगा। इस तरह के अल्काइल लाइफ में ट्रेंड चलता है, अगर टर्शियरी है फिर सेकेंडरी है फिर प्राइमरी है, और पेपर में कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि टर्शियरी है फिर सेकेंडरी है फिर प्राइमरी है फिर टर्शियरी है, दो प्राइमरी आ रहे हैं, दो टर्शियरी आ रही है। इस तरह का ट्रेंड चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और उसके बाद ऑर्गेनिक तो बेहद बकवास थी, लिटरली बहुत बकवास थी। और ऑर्गेनिक को छोड़ के भी बाकी केमिस्ट्री का पास पेपर से उठा के देख लें, बाकी केमिस्ट्री उठा के देखिए, केमिस्ट्री वाज लिटरली नॉट टफ। केमिस्ट्री के सिर्फ आपको जो है वो चीजें अगर आपको पता हो, रूल्स आपको बताऊं तो आप आसानी से कर लेते हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उस पेपर में केमिस्ट्री में उन्होंने क्या चीजें दी थी। मतलब लिटरल मैं तो केमिस्ट्री में ना बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी, ये कहां से किस तरह का पेपर है। और उसके बाद फिजिक्स आई, फिजिक्स तो थोड़ी सी इजी थी लेकिन फिजिक्स बहुत लेंथी थी, बहुत टाइम टेकिंग थी कि मेरे पास फिजिक्स के लिए बहुत थोड़ा टाइम लगता था। इंग्लिश सही थी लेकिन फिजिक्स तो बस पता नहीं किस तरह की मैंने, आई डोंट नो। और मैं, मेरा सेंटर एयर यूनिवर्सिटी था एंड लिटरली एवरी सेकंड पर्सन था दूसरी बंदी का यही हाल था कि किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ और सबका पेपर बुरा हुआ है। और पेपर का जो लेवल ऑफ कहना चाहिए टफनेस कहना चाहिए या लेंथी कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए नो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा था। मतलब इस तरह तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं इस दफ़ा श्योर थी कि अगर 150 है तो मैं 145 ले लूँगी, लेकिन आफ्टर पेपर आई मेक में 65 नंबर नहीं आएंगे। और इस तरह का पेपर था कि बच्चों का कंप्लीट भी नहीं रहा था हमारे सेंटर में कि वो जो है ना उन्हें मिलते थे कि आप काइंडली हमें दे दें, हमें प्लीज़ करने दें। लेकिन मतलब आप मतलब इस तरह का पेपर डिजाइन नहीं करना चाहिए कि जो आपका 2.5 आवर्स में नहीं होगा। इस तरह का पेपर डिजाइन करें कि हर एवरेज बच्चा या हर किस्म का बच्चा को सॉल्व करना इजीली, लेकिन वो था ही नहीं ऐसा। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर का पेपर वाज लिटरल बहुत आसान। लास्ट ईयर का पेपर बहुत आसान था और इस दफ़ा मेरा ये था कि मैं पेपर्स पास पेपर भी करती थी, मैं हर चीज़ कर रही थी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरी पे एंड लाइक आई एम 90% श्योर कि अच्छा होगा। और मैं खुद एफएससी की 90% बची हूँ, ठीक है, और मैं एफएससी में 90% थी। लेकिन उसके बावजूद बस नहीं, अब बस मैं तो कहती थी या तो प्रोटेस्ट होना चाहिए इसके खिलाफ, या तो नम्स अभी कंडक्ट करवाएं या तो प्रोटेस्ट करें कि नम्स वाले ने इस बात ने वो भी इस तरह नहीं चल सकता।